नमस्ते, मैं हूं फराह खान। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क जरूर पहने ताकि कोरोना के खतरे से आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हों, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि हर भारतवासी का आज एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है और देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवाती तूफान यास अब कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और ओडिशा के पारा द्वीप के बीच तूफान टकराएगा। उस वक्त हवाओं की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। माना जा रहा है कि उस वक्त 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और इसके साथ ही तूफान ने लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 3 से 4 घंटे तक चलेगी। इस दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बहुत भारी बारिश होगी और दोपहर के बाद तूफान की रफ्तार कुछ कम हो जाएगी, लेकिन तूफान आगे बढ़ता रहेगा। तूफान के असर की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो सकती है और शाम से ही झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी और अनुमान ये भी है कि 27 तारीख की सुबह तक तूफान झारखंड पहुंच जाएगा। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। चुनौती से निपटने को तैयार सेना और एनडीआरएफ ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि 3 से 4 घंटे तक ये तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया चलती रहेगी और तेज हवाएं चलेंगी। 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बड़ी खबर यह है कि अब कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और ओडिशा के पारा द्वीप के बीच तूफान टकराएगा। यास तूफान टकराएगा और उस वक्त हवाओं की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। माना जा रहा है कि उस वक्त 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 3 से 4 घंटे तक चलेगी। इस दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश भी होगी और उसके बाद दोपहर के बाद तूफान की रफ्तार कुछ कम हो जाएगी, ये भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन तूफान आगे बढ़ता रहेगा और तूफान के असर की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो सकती है और शाम से ही झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज है और ऐसे में अब ये अनुमान जताया गया है कि जब यास तूफान टकराएगा तो हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान यास का असर बंगाल और ओडिशा में दिखना शुरू हो गया है। समुद्र से लगने वाली दोनों राज्यों की सीमाओं पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी है, तो वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अब से कुछ ही देर में तूफान तट से टकरा जाएगा, जिसके बाद बड़े नुकसान का अंदेशा है। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में तूफान से बड़ा नुकसान हो सकता है। दीघा में समुद्र से कई फीट ऊंची लहरें उठती हुई दिखने लगी। तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगी और आसमान में छाए काले बादल डराने लगे। 2 दिन पहले से मछुआरों के समुद्र में जाने पर रोक लग चुकी है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में छोटी और बड़ी नावें किनारे पर खड़ी दिखी। हालांकि कुछ मछुआरे किनारे से ही जाल फेंककर मछली पकड़ते दिखाई दिए। रुक रुक कर हो रही तेज बारिश की वजह से समुद्र किनारे बने कच्चे मकान और झोपड़ियां पहले ही टूट चुकी हैं। पूर्व मिदनापुर में भी उम्मीद की जा रही है कि जो असर है वो लगभग वैसा ही रहेगा। हवाओं की गति 145 से लेकर के 165 किलोमीटर के बीच रह सकती है। तूफान की तैयारियों की वजह से मेदिनीपुर में सड़कें ही वीरान नहीं हुई, बल्कि रेलवे स्टेशन भी ठप है। स्टेशन पर खड़ी कुछ ट्रेनों के पहियों को जंजीरों से बांध दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि तूफान के दौरान चलने वाली हवाएं ट्रेन को हिला न पाएं। सरकार ने भी लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम ममता बनर्जी खुद कोलकाता में बनाया गया एक कमांड सेंटर देखने के लिए पहुंची। ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया कि वो रात भर तूफान की चाल पर नजर रखने के लिए दफ्तर में ही रहेंगी। कुछ ऐसी ही स्थिति इस वक्त ओडिशा की भी बनी हुई है, जहां लोगों को तूफान से बचाने के लिए एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ओडिशा के बालेश्वर में तूफान का सबसे ज्यादा असर होने का अनुमान है। इसीलिए बालेश्वर के समुद्र तट पर अभी से समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठने लगी हैं। समुद्र के तटों को पहले ही खाली कराया जा चुका है। जितने करीब आएगा साइक्लोन बालेश्वर के आसपास आएगा, उतना ये तस्वीर में बदलेगा और कम से कम भयानक रूप देखने को मिल सकता है। बालेश्वर के चांदीपुर में तो हालात और भी खराब हैं। समुद्र के पानी को तेज हवाएं रिहायशी इलाकों तक ले आईं।
बड़े बड़े पेड़ तूफान के आने से पहले ही पानी में डूबे दिखने लगे। लोगों के घरों तक इतना पानी पहुंच चुका है कि थोड़ा सा भी पानी का स्तर बढ़ा तो घर भी पानी में डूब जाएंगे। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं जब कुछ जवान एक बुजुर्ग महिला को कावड़ में बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते दिखे। समुद्र के किनारे बसे पारादीप में एक बड़ी बंदरगाह है जहां सैकड़ों जहाज पहुंचते हैं, लेकिन तूफान की चेतावनी के बाद छोटे बड़े तमाम जहाजों को किनारे पर पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा बंगाल के सभी पोर्ट तूफान की वजह से हाई अलर्ट पर हैं। यास तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होगा, लेकिन तूफान की वजह से तेज बारिश से कई राज्यों में होने के अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब से कुछ ही देर में चक्रवाती तूफान यास तट से टकराएगा। अनुमान है कि पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और ओडिशा के पारादीप के बीच ये तूफान टकराएगा। उस वक्त हवाओं की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। माना जा रहा है कि उस वक्त 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और इसके साथ ही तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 3 से 4 घंटे तक चलेगी। इस दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बहुत भारी बारिश होगी और दोपहर के बाद तूफान की रफ्तार कुछ कम हो जाएगी, लेकिन तूफान आगे बढ़ता रहेगा। तूफान के असर की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो सकती है और शाम से ही झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी और अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान झारखंड पहुंच जाएगा। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है और इसके साथ ही तूफान झारखंड पहुंच जाएगा और उसी वक्त बिहार में भी इसका असर दिखने लगेगा। बिहार के भी कई जिलों में 27 मई को भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। हालांकि ये मौसम विभाग का अनुमान है, जबकि तट से टकराने के बाद तूफान कमजोर भी हो सकता है और अनुमान से ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है। इसीलिए तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। भद्रक समेत ओडिशा के कई जिलों में शाम होने से पहले ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान में छाए काले बादल लोगों को डराने लगे। इसीलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नौसेना के अलावा कोस्ट गार्ड भी पूरी तरह अलर्ट पर है। हालात पर नजर रखने के लिए कोस्ट गार्ड ने खास कमांड सेंटर बनाया है। 20 जहाज और 2 एयरक्राफ्ट को तैयार भी कर दिया और डिप्लॉय भी कर रहे हैं। जैसे जैसे तूफान बढ़ते जाएगा हम भी उसके साथ साथ रेस्क्यू कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि बिहार और झारखंड में भी तूफान का तगड़ा असर होगा। झारखंड एरिया में भी 26 तारीख शाम से शुरू करके 27 तारीख शाम तक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हो सकता है। बिहार में भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। पिछले हफ्ते टाउटे तूफान में कुछ जहाजों के फंसने की घटना के बाद इस बार तमाम एजेंसियां खास सावधानी बरत रही हैं और अभी से सभी जहाजों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती समुद्र के तट के पास रहने वाले लाखों लोगों को तूफान से बचाने की है। दोनों राज्यों में कुल 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की बड़ी चुनौती है। इसलिए इन राज्यों में एनडीआरएफ ने कमर कस ली और तूफान के आने से पहले समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को हटाना शुरू कर दिया। अनुमान है कि बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में तूफान जल्द दस्तक देने वाला है। यही वजह रही कि वहां के गांवों से लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाने का काम जोर शोर से होने लगा। वहां लाउडस्पीकर से लोगों को तूफान के खतरे से आगाह किया गया। जहाँ पर एनडीआरएफ की टीम की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है, घर घर जाकर के लोग जो है वो जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। इस दौरान कई दिक्कतें भी आई क्योंकि इन गांवों के बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ऐसे में इन लोगों को मनाना एनडीआरएफ के जवानों के लिए मुश्किल हो गया। नौबत यह आ गई कि उन्हें उनके आगे हाथ तक जोड़ने पड़े। गांव में रहने वाले बहुत सारे लोगों के मकान कच्चे हैं, यानी कि तूफानी हवाओं और बारिश में उनमें रहना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन गांव वालों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी और चेतावनी के बावजूद वो राहत शिविरों में जाने से नानुकुर करते नजर आए। लेकिन आपदा के समय लोगों की जान बचाने की कसम खाने वाले एनडीआरएफ के जवानों ने हार नहीं मानी और गांव वालों को समझा बुझाकर राहत शिविर भेजा। बोलने से ही मान जा रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ लोगों को थोड़ा पुलिस के साथ मिलकर हमें उन्हें जबरदस्ती भी निकालना पड़ रहा है। एनडीआरएफ के जवानों ने ओडिशा के समुद्र किनारे बसे गांवों में भी मोर्चा संभाला और उन्हें खाली कराना शुरू किया। वहां के जगत सिंहपुर में भी कई परिवार अपना सामान लेकर राहत शिविरों में पहुंचे। यही नहीं, भुवनेश्वर में तो यास तूफान से प्रभावित होने वाले लोगों की मदद के लिए कुछ निजी संस्थाओं ने खाने के पैकेट बनाने भी शुरू कर दिए। दुनिया कोरोना से लड़ रही है और पाकिस्तान के कराची में कोरोना को रोकने के लिए लगी बंदिशों पर नौसेना और पुलिस ही बीच सड़क पर लड़ गई। बताया गया कि वहां नौसेना का एक कमांडर परिवार के साथ अपनी निजी गाड़ी में समंदर किनारे जा रहा था। कोरोना पाबंदियों की वजह से पुलिस ने उसे रोका तो तू-तू मैं शुरू हो गई।
और फिर सड़क पर भरे पूरे ट्रैफिक के बीच पाकिस्तान की पुलिस और नौसेना के जवान एक दूसरे पर लात घूंसे और डंडे चलाते नजर आए। इसको मार रहे हैं, बना। सरेआम ये तमाशा चलता रहा। लोग इस घटना का वीडियो बनाते रहे, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस और नौसैनिक अपनी फजीहत कराने पर तुले दिखे। बताया गया कि ये घटना 2 दिन पुरानी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे पाकिस्तान में पुलिस और नौसेना की भत पिट गई। लेकिन इस मारपीट से पहले का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें सादे कपड़े पहने नौसेना का कमांडर अपनी गाड़ी में बैठा दिखा और उसकी गाड़ी पुलिस चेक पॉइंट पर रुकी हुई नजर आई। एक पुलिस वाला तो उसकी गाड़ी का वीडियो भी बना रहा था। वीडियो में पुलिस के तेवर तल्ख नजर आए और वो कमांडर को गाड़ी से नीचे उतरने को कहने लगी। तभी कमांडर ने एक फोन लगाया। मुझे आईटी में भी क्या भी चाहिए, जितने भी बंदे हैं उधर से सबको बुला दो इधर। कराची पुलिस का दावा है कि थोड़ी ही देर बाद नौसेना के जवानों की एक टोली मौके पर पहुंची और उनके साथ मारपीट पर उतर आई। ये भी दावा किया गया कि इस झगड़े में पुलिस के 5 जवान जख्मी हो गए। चक्रवाती तूफान यास ने ओडिशा के कई शहरों में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ओडिशा के भद्रक में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है और प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। यास तूफान की वजह से भद्रक में कई घंटे से बारिश हो रही है। असम के नगांव से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक ड्रग्स तस्कर ने पुलिस की पकड़ से भागने की कोशिश की। बताया गया कि इस आरोपी को एक दिन पहले ही पुलिस ने पकड़ा था और थाने में बंद किया था, लेकिन दूसरे दिन वो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर थाने से भाग निकला। उसकी इस हरकत से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और पुलिस ने उस ड्रग्स तस्कर को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। पुलिस की तेज रफ्तार की वजह से वो ड्रग्स तस्कर ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। हालांकि उसे पकड़ने के चक्कर में एक पुलिसकर्मी की सड़क पर एक बाइक सवार से हल्की टक्कर हो गई। बीच सड़क पर उसे दबोचने के बाद पुलिस वाले तुरंत उसे थाने की तरफ ले गए। इस घटना से नगांव के थाने में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया था, लेकिन आरोपी के पकड़ में आने से वहां सभी ने चैन की सांस ली। ओडिशा और बंगाल में यास तूफान से निपटने के लिए थल सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बंगाल में थल सेना के करीब 1700 जवान राहत और बचाव के काम के लिए तैनात किए गए हैं। जवानों को पुरुलिया, झारग्राम, बीरभूमि, बर्धमान, पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, नादिया और दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में तैनात किया गया है। ये जवानों घायलों को निकालने, मेडिकल उपचार देने और सड़कों पर पेड़ गिरने के बाद उन्हें हटाने में जुटे हैं। खट्टर सरकार ने दावा किया कि हरियाणा के गांवों में कोरोना बढ़ने की वजह किसान आंदोलन है। न्यूज़ 18 के मनोज कुमार की रिपोर्ट है कि किसान आंदोलन पर हरियाणा सरकार की आंतरिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि लंबे वक्त से चल रही किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के गांवों में कोरोना मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई और हरियाणा के जो किसान दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर में चल रहे प्रदर्शनों में शामिल हुए, उनके गांवों ने कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़े। रिपोर्ट में बताया गया कि हरियाणा के जिस भी गांव के किसान नियमित तौर पर किसान आंदोलन में शामिल हुए, उन सभी गांवों में कोरोना बहुत तेजी से फैला। मैं ये नहीं कहता कि सारी जिम्मेदारी किसान आंदोलन की है कोविड फैलने की। ये एक वन ऑफ द बिग रीजन है, विशेषकर उन गांवों में जिन गांवों के लोग लगातार किसान आंदोलन में जा रहे हैं। दिल्ली में भी सुबह से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू होगा। दिल्ली में भी अब ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत होगी। इस सेंटर में लोग गाड़ी में बैठकर ही कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। राजधानी में यह पहला सेंटर सुबह 11:30 बजे द्वारका में खुलेगा, जिसकी शुरुआत सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बीजेपी ने टीएमसी से जुड़े कुछ लोगों पर इस हत्या का आरोप लगाया। यूपी के सिद्धार्थनगर में सड़क पर बिखरी दवाओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि इनमें कई दवाओं के तो इस्तेमाल की तारीख खत्म हो चुकी थी, लेकिन कई दवाएं अब भी इस्तेमाल के लायक हैं। सीपीएम विधायक एमबी राजेश को केरल विधानसभा का स्पीकर चुना गया। वो 2009 से 10 साल तक सांसद भी रहे। राजस्थान के झुंझुनू के क्यामसर गांव के लोगों की जागरूकता की वजह से कोरोना की दूसरी लहर उन्हें छू तक नहीं पाई।
इसके लिए कुछ गांव वालों ने एक टीम बनाई और कोरोना नियमों का पालन करने के लिए सभी को जागरूक किया। बताया गया कि गांव के कोने कोने को सैनिटाइज करने का जिम्मा भी इन लोगों ने बिना सरकारी मदद के उठाया। गांव में कोई भी व्यक्ति अभी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, गांव पूरी तरह से बचा हुआ है। इस जागरूकता अभियान में गांव की कुछ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके समझाए। सभी लोगों को गाइड किया जा रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। यूपी में एक दिन पहले यानी सोमवार को 2,79,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कोरोना का टीका लगाने के मामले में इस दिन उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरा नंबर मध्य प्रदेश का रहा। राजस्थान में पाकिस्तान से आए कई शरणार्थी परिवारों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा और उन्हें भी कोरोना का टीका लगवाने की मांग की। इन लोगों का दावा है कि उन्हें आधार कार्ड न होने की वजह से टीका नहीं लगाया गया। हालांकि राज्य सरकार ने भी उनकी समस्या को जल्द दूर करने का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के वर्धा में एक मकान से करीब 98 सांप बरामद हुए। हालांकि बाद में इन सांपों को पकड़कर नदी में छोड़ दिया गया। चक्रवाती तूफान यास अब से कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और उड़ीसा के पारादीप के बीच तूफान टकराएगा। उस वक्त हवाओं की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। माना जा रहा है कि उस वक्त 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 3 से 4 घंटे तक चलेगी और इस दौरान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बहुत भारी बारिश होगी। दोपहर के बाद तूफान की रफ्तार कुछ कम हो जाएगी, लेकिन तूफान आगे बढ़ता रहेगा। तूफान के असर की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो सकती है और शाम से ही झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी। और अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान झारखंड पहुंच जाएगा और झारखंड के कई जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। बंगाल और उड़ीसा के बीच यास तूफान टकराएगा, जिसको लेकर सेना और एनडीआरएफ ने तैयारी कर रही है ताकि नुकसान ना हो और कुछ ही देर में ये तूफान टकराएगा। आपको बता दें कि 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका असर अब धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो गया है। हवाओं की रफ्तार तेज होती हुई नजर आ रही है अलग अलग इलाकों में। और हमारे सहयोगी सत्यजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, इस तूफान को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं ताकि नुकसान कम हो? देखिए, मैं प्रशासन की तैयारी तो बताऊंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा विजुअल हम दिखा देते हैं कैसा हालात है अभी। क्योंकि अभी जो तूफान है, बताया जा रहा है, जो लास्ट अपडेट आया है कि आसपास बालेश्वर जो हम है वहाँ पर के आसपास भी लैंडफॉल करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट होगा तो यहाँ पर ही होगा। अभी आप देख सकते हैं जो समुद्र है उसमें हाई टाइड आ रहा है और दूसरी तरफ देखेंगे तो पेड़, बहुत सारे पेड़ है जो टूट गया है, जो बिजली के खंभे हैं वो भी गिर गए हैं, तो बहुत सारे लसेस अभी से शुरू हो गया है। हवा भी है 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा चल रहा है और इसके चलते हुए धीरे धीरे दिख रहे हैं तो बहुत सारे डैमेजेस हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से आप जो पूछे, अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को साइक्लोन शेल्टर हम जो है वहाँ को शिफ्ट किया गया है। कल रात 10 बजे तक सब लोगों को पूरा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों को लगा था कि कैसे शिफ्ट किया जाएगा, सब लोगों को सेफ हाउस में भेजा जाएगा। जो ज़्यादातर जो समुद्र के निकट में रहते हैं, तटवर्ती इलाके में जिनका घर है, उनको सबको भेजा गया है और अभी तक जो सूचना है 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो शिफ्टेड हो गए हैं शेल्टर हाउस में। और दूसरी तरफ जो अभी जो अपडेट आया कि बालेश्वर के आसपास ये लैंडफॉल कर सकता है और ऐसे होगा तो और भी ज़्यादा जो टाइड है वो भी आएगा और इसके साथ हवा और भी तेज़ हो जाएगा। 160 से ऊपर भी हवा जा सकता है। अभी तो 100 के आसपास हवा चल रहा है और उसके चलते हुए बहुत सारे पेड़ है जो टूट गया है और बहुत सारे बिजली के खंभे भी हम देख रहे थे रास्ते में आके, तो बहुत सारे बिजली का खंभे भी गिर गया है, बिजली का तार टूट गया है और ऐसा अभी हालात है। और दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह लगा है कैसे कैजुअलिटी ज़ीरो हो, किसी का इसमें मौत ना हो और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान को रुका जाए। ये इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश चल रहा था 4 दिन से और अभी तक
1.5 लाख से ज़्यादा लोग को शिफ्ट किया गया है। उसके साथ उनको खाना पीना का बंदोबस्त भी किया गया है। कल रात से उनको खाना पीना दिया जा रहा है और उसके साथ जो कोविड होम आइसोलेशन में थे उनको भी शिफ्ट किया गया है। उनके लिए स्पेशल 40 शेल्टर हाउस बनाया गया है जो कोविड केयर सेंटर है। उसमें डॉक्टर, ऑक्सीजन, ये सब का भी बंदोबस्त किया गया है। जो होम आइसोलेशन में उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगा, वो घर छोड़ के आएंगे और वहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकेंगे। तो बताएंगे कि देखेंगे तो प्रशासन की तरफ से पूरी तरह तैयार किया गया है ये साइक्लोन को सामने करने के लिए। बिल्कुल। बंगाल के उत्तर 24 परगना में आंधी और तेज बारिश की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। उत्तर 24 परगना के हाली शहर में 40 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें करीब 5 लोग घायल हो गए। वहीं हुगली में भी 40 घर आंधी और बारिश की चपेट में आ गए हैं। बिजली गिरने से यहां 2 लोगों की मौत हो गई। यास तूफान की वजह से राज्य में 11 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मतलब पूरा घर झुक गया। इसके बाद जब वहाँ से एगो हल्का सा चिरक दिखाया, उन दोनों को निकल दिया और उसके बाद हम निकले। अभी तक यस नहीं है, इतना डर लग रहा है जैसे हम लोग नया जीवन मिला है यहाँ से और फिर आने वाला है मौत से लड़ना है हम लोग को। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी सत्यजीत के साथ आशिका भी जुड़ रही हैं। आशिका, आपसे जानना चाहेंगे अभी के वहां हालात क्या है, क्या क्या तैयारी की गई है इस तूफान को लेकर? की तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं। समुद्र जो है वो पूरे रौद्र रूप में नजर आ रहा है और तूफान के पहले हवाओं की गति इतनी बढ़ गई है कि मेरे लिए यहाँ पर खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा है। और जो तैयारी है वो पूरी है। हालांकि ये जो तटीय इलाके हैं इसको पूर्णतः जो है खाली करा लिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर ममता बनर्जी खुद नवान्नों में बैठी हुई है। इधर बीच जो मंत्री हैं उन्हें दीघा में रहने को भी कहा गया है। और इस बीच में फिर आपको तस्वीरें यहाँ पर अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर से कहूँगी कि समुद्र के दिखाएं। और देखिए यहाँ पर भी पानी जो है वो आ रहा है, हमारे लिए यहाँ भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। इस बीच यहाँ पर तूफान की दस्तक के साथ ही पेड़ जो है वो टूटकर गिरने लगे हैं जगह जगह पर। और एनडीआरएफ की टीमें करीब 11 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले गई हैं। बिल्कुल आशिका, और तस्वीरों में हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान कितना खतरनाक होने वाला है। हवाएं कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं और हमारी सहयोगी आशिका आपको दिखा रही थी कि जो हवाएं हैं वो कितनी तेज हैं। सत्यजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यजीत, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि पीछे लोग जो हैं वो लकड़ी उठाकर ले जा रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को अभी तक सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट नहीं किया गया है? देखिए, अब जो बोल रहे थे वही बात 3 दिन से जहाँ स्पेशल रिलीफ कमीशन जो है वो भी बालेश्वर आए थे, वो भी बोले थे। पुलिस बार बार कल दिन भर यहाँ से लोगों को खदेड़ा था क्योंकि बहुत सारे लोग एकजुट हो गए थे सिर्फ देखने के लिए कितना जोर से टाइड आ रहा है। अभी जैसे टाइड आ रहा है वैसे ही काला आया था, तो इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग गए थे। और अभी जो आप लकड़ी के बारे में बोले, उन सब शेल्टर हाउस में थे, लेकिन जब भी पता चला कि पेड़ टूट गया है और लकड़ी गिर पड़ा है तो उसको लेने के लिए वो चले आए हैं। अभी इस वक्त देखेंगे तो पुलिस थे, 2-3 पुलिस थे यहाँ पर, चेकिंग भी कर रहे थे, लेकिन शायद वो दूसरी तरफ चले गए हैं और इसके फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग चले आए हैं जो लकड़ी उठा रहे हैं यहाँ से और इस पेड़ को काट के ले रहे हैं जो पेड़ गिर पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ है जो गिर गया है, उसको लेने के लिए भी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, और आशिका के पास चलते हैं। आशिका, आपने बताया कि ममता बनर्जी खुद कंट्रोल रूम में बैठी हुई हैं ताकि जो तूफान है उसकी पल पल की अपडेट पर नजर रखे। बिल्कुल, ममता बनर्जी रात भर जो है नवान्नों में रही है, कंट्रोल रूम से जो है वो देखती रही है तूफान कब जो है वो आ रहा है। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, मेरे लिए यहाँ पर खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा है। समुद्र का पानी लगातार जो है वो इन इलाकों में घुसता जा रहा है और
जो तूफान का असर है वो जो है देखने को मिल रहा है। तटीय इलाकों पर जो गांव है, जो कच्चे मकान हैं, उनको खाली करा दिया है। एनडीआरएफ ने करीब 11 लाख जो लोग हैं, ममता बनर्जी ने जैसा बताया है, उनको निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। और इस बीच एनडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात है, तैयार है पूरी तरह से। जो तूफान के बाद नुकसान होगा उस पर भी काबू पाने के लिए। बिल्कुल राशिका, और न्यूज़ 18 इंडिया पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से यास तूफान अब से थोड़ी देर में आने वाला है और हवाएं हैं वो कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मौजूद एक कोरोना सेंटर में मरीजों के साथ डांस करने पर एनसीपी विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार विपक्ष के निशाने पर आ गए। बताया गया कि वो उस सेंटर में मरीजों का मनोबल बढ़ाने के मकसद से पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी ने उन पर एहतियात नहीं बरतने का आरोप लगाते हुए उन्हें घेर लिया, क्योंकि करजत जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रोहित पवार ने कोरोना वार्ड में मरीजों के साथ मराठी गाने पर जमकर ठुमके लगाए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। कोरोना मरीजों के बीच पहुंचे शरद पवार के पोते रोहित पवार न तो पीपीई किट पहने दिखे और न ही उनके पहुंचने पर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम कायम रहा। वो वहां मौजूद बच्चों के हाथ पकड़कर डांस करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। पीपीई किट नाही, कुठल्याही प्रकारचं प्रोटोकॉलचं पालन नाही आणि अशा वेळेला ते सुपर स्प्रेडर ठरू शकतात। एनसीपी नेता रोहित पवार के साथ पहुंचा एक शख्स भी हाथों में माइक लेकर मरीजों के बेड पर चढ़ा दिखा। रोहित पवार के पिता शरद पवार के भतीजे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की लगातार हो रही हत्याओं के विरोध में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इराक में 2019 से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। आरोप है कि वहां इसकी वजह से अब तक 35 सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें 3 लोगों की हत्या तो इसी महीने हुई, जिस पर वहां के लोगों का सब्र का बांध टूट गया और वो अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस दौरान हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने भी एक्शन लेने में देर नहीं लगाई। रास्तों पर तैनात पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को समय रहते खदेड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले सड़कों पर उतरे लोगों ने वहां की सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला। हाथों में इराक का झंडा लहराते हुए नारेबाजी करते हुए ये लोग वहां के कई इलाकों से गुजरे। इसके बाद वो वहां के एक मशहूर चौराहे पर जमा हो गए और वहीं से अपनी आवाज बुलंद करने लगे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर ही ये हत्याएं हो रही हैं। इराक में 2019 से ही महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वहां के लोगों ने अपनी सरकार के विरोध में मोर्चा खोल रखा है। महाराष्ट्र के जलगांव से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां कार्रवाई से भड़के फल दुकानदार पुलिस वालों से भिड़ गए। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब एक इलाके में सुबह 11 बजे के बाद भी फल की कुछ दुकानें खुली थी, जिसके बाद पुलिस ने उन पर एक्शन लेना शुरू किया, जिस पर उन दुकानदारों को इतना गुस्सा आ गया कि वो पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव के लिए आगे आए। उन्होंने फल दुकानदारों को हटाने की कोशिश की, साथ ही पुलिस वालों को भी समझाया। तब तक वहां कई लोग जुट गए, लेकिन किसी को भी कोरोना के खतरे का ख्याल नहीं रहा, क्योंकि इस भीड़ में किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। पुलिस वाले भी बिना मास्क के ही नजर आए। इस हंगामे के बाद पुलिस ने उन दुकानदारों को वहां से हटा दिया। कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन ने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही फल और सब्जियों की दुकानें खोलने का आदेश दिया था। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के पास समंदर में एक जहाज पर लगी आग को भारतीय कोस्ट गार्ड की मदद से बुझा दिया गया। इस काम के लिए श्रीलंका की सरकार ने भारत से मदद मांगी थी। जिस जहाज के साथ ये हादसा हुआ वो गुजरात के हजीरा से सामान लेकर कोलंबो के लिए रवाना हुआ था, लेकिन कोलंबो पहुंचने से पहले ही उसमें भयंकर आग लग गई। बताया गया कि जहाज पर यह आग
धमाके के बाद लगी और पलक झपकते ही वो आग का गोला बन गया, जिसके बाद बीच समंदर में आग की खतरनाक लपटें और काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। हादसे के वक्त उस जहाज में सामान से भरे करीब 70 कंटेनर लदे थे, जो आग के शोलों में बुरी तरह से धधकते नजर आए। इस आग को बुझाने के लिए उस जहाज के पास कई दूसरे जहाज भेजे गए और पानी की बौछार कर उसे बुझाने की कोशिश की गई। इस काम में भारतीय कोस्ट गार्ड ने भी पूरी मदद की। बताया गया कि जहाज पर मौजूद चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया, जिनमें 5 भारतीय भी थे। किसान आंदोलन पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी सख्त रुख दिखाया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इस मामले में आयोग ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को नोटिस भेजा और वहां की सरकारों से सवाल किया कि क्या किसान आंदोलन की वजह से कोरोना का खतरा नहीं बढ़ रहा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महामारी के बावजूद जारी आंदोलन की शिकायत की गई, जिसमें शिकायत करने वाले ने यह दावा किया था कि अब तक अलग अलग वजहों से 30 किसानों की मौत हो चुकी है। ऐसे में आयोग ने तीनों राज्यों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और यह भी पूछा है कि क्या आंदोलन की वजह से किसानों और दूसरे लोगों की जान को खतरा नहीं है। उत्तराखंड के देवप्रयाग से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ खिसकने से दहशत फैल गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी, तभी पहाड़ खिसकने से उसका मलबा सड़क पर गिरने लगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया और ये देखकर हाईवे पर मौजूद गाड़ियां भी रुक गई। इस बीच पहाड़ से मलबा गिरने का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सुरक्षा बल के बीच एक बार फिर जबरदस्त जंग छिड़ गई, जिसमें 50 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया। अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाने की शुरुआत कर चुका है, लेकिन इसका फायदा उठाते हुए तालिबान अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया, जिसकी वजह से एक बार फिर अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में भीषण जंग छिड़ गई। वहां के लगमान इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें अफगान सैनिक तालिबान के लड़ाकों पर गोलियां बरसाते दिखाई दिए। एक सैनिक दीवार की आड़ लेकर दुश्मनों पर निशाना साधता दिखा। कांधार में भी तालिबान के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए गए। वहां से एक एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। दावा किया गया कि इन हमलों में तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा और उसके कई लड़ाके मारे गए। लेकिन इस जंग का सबसे ज्यादा खमियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ा। लगमान में बड़ी तादाद में लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। सामने आई तस्वीरों में बड़ी तादाद में लोग सड़क किनारे टेंट लगाकर रहते दिखे। तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जारी इस जंग में कई आम लोगों के मारे जाने की भी खबर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ टनकपुर के हाईवे से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। इससे पहले ये सड़क भारी बारिश की वजह से 4 दिन तक बंद रही थी और 2 दिन पहले ही सड़क को खोला गया था। 2 दिन बाद वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया और पूरा रास्ता बंद हो गया। वहां से सामने आए वीडियो में पहले पहाड़ से मिट्टी के साथ छोटे छोटे पत्थर गिरते नजर आए, फिर मलबे के गिरने की रफ्तार बढ़ी और आखिर में एक बड़ी चट्टान भी सड़क पर गिर पड़ी। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बड़ी चट्टान सड़क पर आकर गिर गई और इसके बाद हाईवे बंद होने की वजह से वहां दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। हरियाणा के पलवल से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पड़ोस में रहने वाले 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका पता चलने के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। बताया गया कि इनमें एक परिवार ने अपने घर में सुंदर कांड का पाठ रखा था, जिस पर उनके पड़ोसी नाराज हो गए और उन्होंने पूजा कराने पहुंचे पंडितों और अपने पड़ोसियों पर हमला कर दिया, जो कि सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा। उस परिवार के एक सदस्य ने अपने घर की महिला को डंडा लाकर दिया, जिसके बाद उसने पड़ोस में रहने वाली 85 साल की एक बुजुर्ग को उससे खूब मारा। वो बुजुर्ग भी उसे डंडे से मारने की कोशिश करती दिखी। इस बीच उनकी बहू उन्हें बचाने के लिए आगे आ गई, लेकिन उसे भी मारपीट करने वाली महिला और उसके घर के एक दूसरे सदस्य ने जमकर डंडों से पीटा। उनका लड़का भी बुजुर्ग से मारपीट करने में पीछे नहीं रहा। आखिरकार वो सड़क पर गिर गई। ऐसे में दूसरे परिवार के बाकी सदस्यों ने भी उन्हें नहीं बख्शा। दादी को और मेरी मम्मी को और मुझको मारा था। मारपीट के इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरफ से क्रॉस मुकदमे दर्ज है और अभी जेर तफ्तीश मामला चल रहा है। इस मारपीट में बुजुर्ग बुरी तरह जख्मी हो गईं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी गंभीर चोटें आईं।
झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पानी की पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी मच गई और यह हादसा नेशनल हाईवे के नजदीक हुआ और हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से हजारों लीटर पानी सड़क पर बहता हुआ नजर आया। अचानक पाइपलाइन फटने के बाद पानी फव्वारे की तरह आसमान की तरफ ऊपर उठने लगा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पानी का पाइप सड़क के किनारे था, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियां भी पानी की तेज बौछार की चपेट में आ गई। इतना ही नहीं, थोड़ी ही देर में वहां की सड़क पर पानी भर गया और बताया गया कि इस हादसे की वजह से हजारों लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ा, क्योंकि इसी पाइपलाइन से धनबाद शहर को पानी सप्लाई की जाती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इस मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस याचिका में कहा गया कि हिंसा के बाद करीब 1 लाख लोग बंगाल छोड़कर जा चुके हैं और कोर्ट से उन्हें दोबारा राज्य में बसाने की अपील की गई। इसके अलावा महिलाओं के रेप का भी आरोप लगाकर एसआईटी से इन मामलों की जांच करने की मांग की गई। लिहाजा कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और SC/ST आयोग को भी इस मामले में पक्षकार बनाया। इस मामले की अगली सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में होगी। पाकिस्तान के गेंदबाज नसीम शाह को PSL से झटका लगा। पाकिस्तान की T20 लीग PSL से युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह को बाहर कर दिया गया। उन पर कोरोना नियम तोड़ने का आरोप लगा। बताया गया कि वो होटल में पिछले 48 घंटे की बजाय अपनी 1 हफ्ते पुरानी कोरोना रिपोर्ट लेकर पहुंच गए थे। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने CM तीरथ सिंह रावत को करीब 86 लाख रुपए का चेक सौंपा। कोरोना संकट से उबरने के लिए ये रकम पुलिस वालों ने अपने 1 दिन का वेतन देकर जुटाई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 18 जिलों में महामारी से निपटने के लिए होम आइसोलेशन का नियम खत्म कर दिया। अब इन जिलों में कोरोना के लक्षण वाले लोगों को घर में क्वारंटीन होने के बजाय कोरोना केयर सेंटर जाना होगा। राष्ट्रीय लोकदल की ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को पार्टी अध्यक्ष चुना गया। दिल्ली के घिटोरनी गांव में लोगों की मदद से एक स्कूल को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया। इस सेंटर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई। 3 बेड का एक छोटा रूम है, हालांकि यहाँ पर 25 बेड की भी व्यवस्था की गई है। बताया गया कि अस्पताल नहीं होने की वजह से इस इलाके के कोरोना मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर ये कदम उठाया। दिल्ली शहर राष्ट्रीय राजधानी है, इसके अंदर बॉर्डरिंग विलेजेस हैं। सरकार का एक भी बेडेड, सिंगल बेडेड कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में छात्रों ने कॉलेज खोले जाने के फैसले का विरोध किया। वहां प्रशासन ने कोरोना महामारी के बावजूद 7 जून से छात्रों को कॉलेज जाने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतर आए। प्रशासन के फैसले से गुस्साए छात्रों ने पोस्टर और बैनर के साथ मार्च निकाला। हालांकि प्रदर्शन के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। कोरोना को देखते हुए छात्रों ने मांग की कि जब तक देश के 70% लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक स्कूल कॉलेज ना खोले जाएं। मैक्सिको कोरोना से बुरी तरह जूझने वाले देशों में एक है और वहां अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। गाजा पट्टी में सीज फायर के महज चौथे दिन ही पूर्वी यरूशलेम में दिन दहाड़े चाकूबाजी की ऐसी वारदात हुई कि इलाके में शांति कायम करने की कोशिशों पर पानी फिर गया। हालांकि पुलिस की गोलियों ने फिलिस्तीन के उस हमलावर को ढेर कर दिया, लेकिन उससे पहले वो चाकू मारकर इजराइल के एक सैनिक और एक नागरिक को घायल कर चुका। जिसके सामने आए वीडियो में चाकूबाज लाइट रेल स्टेशन की तरफ दौड़ते हुए आता दिखा। अचानक उसने वहां खड़े इजरायली सैनिक की पीठ पर चाकू घोंपा और रफूचक्कर हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बीच सड़क पर एनकाउंटर होता नजर आया। पुलिस ने भागते हमलावर पर गोलियों की बौछार कर दी और सड़क पर दौड़ती गाड़ियों का शोर गोलियों की गूंज में दब गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा तो गया, लेकिन उसकी करतूत की वजह से इजराइल की सेना का जवान जख्मी हो गया। तस्वीरों में उसकी पीठ पर चाकू भोंका हुआ दिखा भी, लेकिन इसके बावजूद वो आराम से फर्श पर बैठा हुआ नजर आया। वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। तुरंत पुलिस ने घटना स्थल पर डेरा जमा लिया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। इलाके की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर भी काम पर लगाए गए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां तूफान यास के टकराने से पहले एक जबरदस्त बवंडर से हड़कंप मच गया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास के सुबह टकराने का अनुमान है, लेकिन इससे पहले उत्तर 24 परगना के हाली शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने लोगों को चौंका दिया।
वहां एक ताकतवर बवंडर उठने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी ऊंचाई तक ये बवंडर फैलता रहा। पानी में उठा ये बवंडर तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा और जिसे देखने के बाद लोग भी दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के शामली से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक शख्स ने एक मोबाइल टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। उसने ये हरकत अपनी पत्नी से झगड़े के बाद की और फिल्मी अंदाज में मोबाइल टावर पर चढ़कर नौटंकी करने लगा। इस शख्स ने अपनी सनक में आकर केवल टावर पर चढ़ने का ड्रामा ही नहीं किया, बल्कि उसने वहां से कूदकर जान देने की धमकी भी दी। इस दौरान उसकी ये सारी कारस्तानी देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें खड़े कुछ लोग उसके इस नाटक का मजा लेते दिखे, जबकि कुछ लोगों ने उसे नीचे आने को कहा। लेकिन इस शख्स ने उनकी बात नहीं सुनी और वो टावर पर बंदरों की तरह कभी इधर उधर चलने लगता तो कभी वहां बैठ जाता। उसकी ये हरकत देखकर वहां खड़े लोगों की सांसें अटक रही थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया, जिसने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे जैसे तैसे समझाया और वो टावर से नीचे उतरा। जिसके बाद अपनी जान को खतरे में डालने वाले इस शख्स ने इस सारे ड्रामे की वजह बताई। पुलिस ने भी उससे पूछताछ की और उसे भरोसा दिया कि वो उसकी पत्नी और बच्चों को घर बुलाने में मदद करेगी। आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया है। वो 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो महाराष्ट्र के डीजीपी और राज्य के एटीएस चीफ भी रह चुके हैं। सुबोध कुमार मुंबई के पुलिस कमिश्नर का पद भी संभाल चुके हैं और तेलगी स्कैम केस की जांच कर सुर्खियों में आए थे। मध्य प्रदेश के दतिया से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रैक्टर की टक्कर से मंदिर का प्रवेश द्वार टूट गया। बताया गया कि नगर निगम ने 8 साल पहले इसे बनवाया था, जिसे उस ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे के वक्त वहां 2 महिलाएं बैठी हुई तो कुछ वहां से गुजरती नजर आईं। 2 मोटरसाइकिलें भी ठीक उसके नीचे थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। तभी बेकाबू ट्रैक्टर की जबरदस्त टक्कर से मंदिर का प्रवेश द्वार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद लोग वक्त रहते मलबे से दूर भाग गए। एक आदमी तो अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भागा। देखते ही देखते वहां धूल का गुबार छा गया। जानकारी मिलते ही जिले के डीएम और एसपी समेत कई अधिकारी वहां पहुंच गए। फॉर्चुनेटली किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। बाद में मलबे को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक गया था। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।